साल 2012 में अमेरिका के एमोरी यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिशियन केन ओनो बताते हैं कि उन्होंने भारत की एक 90 साल पुरानी मिस्टीरियस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। एंड शॉकिंगली इस प्रॉब्लम में छिपा मैथमेटिकल फॉर्मूला ब्लैक होल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब हैरानी की बात तो यह है कि साल 1920 में जब ये फॉर्मूला दुनिया के सामने पहली बार आया था, उस समय ब्लैक होल जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। लेकिन आखिर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया किसने था और क्यों ये 90 साल से दुनिया भर के मैथमेटिशियन के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी। दोस्तों 31 जनवरी 1913 ये वो दिन था जब इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स प्रोफेसर गॉडफ्री हैरल्ड हार्डी को एक लेटर रिसीव होता है। हार्डी अपने समय के महान मैथमेटिशियंस में शुमार थे और उन्हें हर दिन कई लेटर्स रिसीव होते थे, पर ये लेटर ना पहली नजर में उन्हें कोई स्कैम नजर आ रहा था। रीजन था कि ये लेटर काफी ऑर्डिनरी तरीके से लिखा गया था। ये इंग्लैंड से बहुत दूर भारत से आया था। लिखने वाले ने अपनी एज लगभग 23 साल की बताई थी और इसमें यह भी मेंशन था कि जिसने भी इसे लिखा है वो काफी गरीब है। पर जैसे ही हार्डी ने 11 पेजेस में लिखे इस लेटर के पन्ने पलटने शुरू किए, उन्हें इनफाइनाइट सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और नंबर थियरी जैसे भारी भरकम मैथमेटिकल टर्म्स नजर आए, जिन्हें समझना किसी ऐरे गैरे स्कैमर के बस की बात तो नहीं थी। जिस कारण से अब हार्डी इस लेटर को पढ़ने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे। लेटर लिखने वाला इंसान बताता है कि वो मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी सिर्फ 20 पाउंड्स है। उसकी एज लगभग 23 साल की है और उसने कोई भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल नहीं की है। स्कूल छोड़ने के बाद उसने अपना सारा खाली समय मैथमेटिक्स में लगाया है और कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर की है जिन्हें लोकल मैथमेटिशियन स्टार्टलिंग यानी कि शॉकिंग मानते हैं। उस व्यक्ति ने इस लेटर में करीब 120 मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी थी, जिसमें से कुछ तो हार्डी ऑलरेडी फेमस मैथमेटिशियंस के वर्क्स में देख चुके थे, पर कई इक्वेशंस ऐसी भी थी ना जिसमें हार्डी पूरे मैथमेटिक्स का लीडिंग इंस्टीट्यूशन माने जाने वाले कैम्ब्रिज में 17 साल बिताने के बाद भी पूरी तरह से अनजान थे। हार्डी का दिमाग इन इक्वेशंस को देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वो इस लेटर को अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं और इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को डीपली स्टडी करने के बाद सभी इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जिसने भी ये लेटर भेजा है वो इंसान एक जीनियस है। अब दोस्तों लगभग 23 साल की उम्र वाला वो लड़का सिर्फ एक जीनियस नहीं था, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री में जन्मे सबसे महान मैथमेटिशियंस में से एक था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन की, जिनका जन्म 22 दिसंबर साल 1887 को तमिलनाडु के इरोडी के एक तमिल ब्राह्मण अयंगर फैमिली में हुआ था। उनके पिता कुप्पुस्वामी श्रीनिवास अयंगर, जो ओरिजिनली तांजावुर से थे, वो एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क का काम किया करते थे और उनकी माँ कोमल लतामल हाउसवाइफ थी, जो लोकल टेम्पल में भजन गाने का काम किया करती थी। जब रामानुजन 2 साल के थे तब उन्हें स्मॉल पॉक्स हो जाता है। हालांकि वो जल्द ही रिकवर भी कर लेते हैं, लेकिन अब आप कहोगे कि कौशिक भाई ये कैसी बात हुई, क्या स्मॉल पॉक्स होना कोई इतनी बड़ी बात है? वेल शायद आज के समय पर तो नहीं है, लेकिन उस समय तो जरूर थी, क्योंकि 1889 में जब रामानुजन को स्मॉल पॉक्स हुआ था, उसी साल तांजावुर में 4000 से ज्यादा लोगों की स्मॉल पॉक्स के कारण मौत हो गई थी और साल 1868 से 1907 के बीच 45 लाख इंडियंस इस डेडली डिजीज से मारे गए थे। अब जब रामानुजन 5 साल के हुए ना, तब उन्हें एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया और 10 साल की उम्र तक वो हायर सेकेंडरी स्कूल में एंटर हो जाते हैं, जहां उन्हें पहली बार फॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलती है। और दोस्तों जिंदगी के इस मोड़ पर रामानुजन मैथमेटिक्स को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। अब इस बात का सबूत हमें तब मिलता है जब सिर्फ 11 साल की उम्र में रामानुजन अपने घर में रहने वाले 2 कॉलेज स्टूडेंट से उनके सिलेबस की सारी मैथमेटिक्स सीख लेते हैं। इसी दौरान उनके हाथ SL लोनी नाम के एक मैथमेटिशियन की बुक लगती है, जिसे पढ़कर वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को मास्टर कर लेते हैं। लेकिन वो एक बुक जिसने रामानुजन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी थी, वो थी मैथमेटिशियन GS कार की लिखी हुई ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स की 5000 से ज्यादा थ्योरम्स का कलेक्शन था। साल 1903 में रामानुजन को ये बुक उनके एक दोस्त ने दी थी और एक 16 साल के बच्चे के लिए ये इतनी डिफिकल्ट थी जैसे आपको चाइनीज में लिखी कोई बुक पढ़ने को दे दी जाए। पर रामानुजन ने इसे पढ़ा भी और मास्टर भी कर लिया। अब अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के
बाद रामानुजन को कुंभाकोनम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन कॉलेज के पहले ही साल रामानुजन से ये स्कॉलरशिप छीन ली जाती है। रीजन ये था कि मैथमेटिक्स के अलावा वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ना ही पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण वो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे। बाद में रामानुजन मद्रास के पचाया पास कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर एक बार फिर से वही होता है। रामानुजन मैथमेटिक्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, जिसके बाद रामानुजन इंडिपेंडेंटली मैथमेटिक्स पर अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि मैथमेटिक्स उनका पैशन तो पूरा कर सकती थी, लेकिन बिना किसी जॉब के उनका पेट भर नहीं सकती थी। रामानुजन जॉब की तलाश में लगे हुए थे, पर कॉलेज डिग्री ना होने के कारण उन्हें कोई भी जॉब मिल ही नहीं रही थी। कई दिनों में आलम ये होता था कि उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। पर फिर साल 1910 में रामानुजन की जिंदगी एक और मोड़ लेती है, जब उनकी मुलाकात वी रामास्वामी अय्यर से होती है, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। रामास्वामी अय्यर एक डेप्यूटी कलेक्टर भी रहे थे और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिनके पास रामानुजन एक्चुअली में जॉब मांगने के लिए पहुंचे थे। रामानुजन उन्हें अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक दिखाते हैं, जिसे उन्होंने अपने द्वारा रिसर्च किए हुए फॉर्मूला से भर के रखा था। जैसे ही रामास्वामी अय्यर की नजर इन फॉर्मूलाज पर पड़ती है, वो हैरान रह जाते हैं और तुरंत एक लेटर हाथ में पकड़ाकर जाने के लिए कहते हैं। दरअसल रामानुजन की ब्रिलियंस को देखकर रामास्वामी अय्यर इतने प्रभावित हुए थे ना कि वो नहीं चाहते थे कि रामानुजन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की किसी लो ग्रेड जॉब में फंसे, इसलिए वो उन्हें एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के साथ मद्रास जाने को कहते हैं, जहां उनके एक अच्छे दोस्त आर रामचंद्र राव रहा करते थे। रामानुजन का वर्क रामचंद्र राव को भी सरप्राइज कर देता है और वो उन्हें मद्रास अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में 20 रुपए महीने की एक टेम्पररी जॉब दिला देते हैं। फिर कुछ समय बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, जहां उन्हें 30 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। अब ये जॉब बहुत तो नहीं थी, पर एटलीस्ट रामानुजन एक स्टेबल लाइफ जी पा रहे थे, जहां पर वो मैथमेटिक्स के लिए भी पूरा समय दे सकते थे। रामास्वामी अय्यर और रामचंद्र राव की मदद से रामानुजन के वर्क को जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में भी पब्लिश कराया जाता है, जिसके बाद रामानुजन लोकल मैथमेटिशियंस के बीच अच्छे खासे फेमस हो जाते हैं। लेकिन सभी मानते थे कि रामानुजन की अद्भुत प्रतिभा इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती है, और इसीलिए रामचंद्र राव अपने कुछ और कलीग्स के साथ मिलकर रामानुजन के वर्क को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मैथमेटिक्स प्रोफेसर MJM हिल को दिखाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली MJM हिल को रामानुजन का काम कुछ खासा पसंद नहीं आता। रीजन था कि रामानुजन की बहुत सी इक्वेशंस ऐसी थी जिनका एग्जैक्ट प्रूफ खुद रामानुजन के पास भी नहीं था, और फिर उनके पास कॉलेज डिग्री ना होना भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। इसी के कारण MJM हिल रामानुजन की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन रामानुजन यहाँ पर हार नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लीडिंग मैथमेटिशियंस को लेटर लिखने शुरू कर दिए, जिसमें पहले दो लेटर्स HF बेकर्स और EW हॉब्सन को लिखे गए थे। हालांकि इन दोनों ने बिना किसी कमेंट के ही इन लेटर्स को वापस भेज दिया, लेकिन गॉडफ्री हैरल्ड हार्डी को भेजे गए लेटर ने रामानुजन की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि हार्डी ने उनके लेटर को ना सिर्फ पढ़ा, बल्कि वो रामानुजन के फॉर्मूलाज को देखकर हैरत में भी पड़ गए थे। हार्डी अपने कलीग जॉन लिटिलवुड को रामानुजन के पेपर्स दिखाते हैं, और वो दोनों इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मद्रास पोर्ट पर बैठा ये लड़का एक जीनियस है। एरिक नेविल नाम के एक प्रोफेसर बताते हैं कि रामानुजन का वो लेटर रिसीव होने के बाद कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियंस के बीच सनसनी मच गई थी। 8 फरवरी 1913 को गॉडफ्री हार्डी रामानुजन को एक लेटर लिखते हैं और उनके वर्क में इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हैं। पर इससे पहले कि वो लेटर रामानुजन तक पहुंच पाता, हार्डी इंडियन ऑफिस में मौजूद ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करके रामानुजन को कैम्ब्रिज भेजने की गुजारिश करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली रामानुजन इस फॉरेन ट्रिप के लिए साफ इनकार कर देते हैं, और उनकी फैमिली भी इसका अपोज कर रही थी, जिसका रीजन था काला पानी। दरअसल उस समय के भारत में ना समुद्र को पार करके किसी दूसरे देश में जाना पाप माना जाता था, और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी सोशल रेस्पेक्ट खो देता था। साथ ही साथ उसे उसके वर्ण से निकाल भी दिया जाता था। अब क्योंकि रामानुजन एक ब्राह्मण थे, वो इस रूल को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। रामानुजन अपने सारे रिसर्च पेपर हार्डी को भेजते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हार्डी अपने कलीग्स के साथ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पर पहुंचते हैं, और वो ये था कि रामानुजन को 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में रहकर रिसर्च के लिए 75 रुपए महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इसके बाद रामानुजन के पैशन को जैसे पंख लग चुके थे, वो एक के बाद एक रिसर्च पेपर्स लिखते गए, जिन्हें जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश किया जाता है।
पर हार्डी ने अभी भी रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाने की कोशिश खत्म नहीं की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर E.H. नेविल ना सिर्फ रामानुजन को मेंटोर कर रहे थे, बल्कि हार्डी के कहने पर लगातार कैम्ब्रिज आने के लिए उन्हें मनाने में भी लगे हुए थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जिसने रामानुजन के लिए समुद्र पार करके कैम्ब्रिज जाने के रास्ते खोल दिए। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन रामानुजन की माँ के सपने में नामागिरी तैयार आती है, जो उनकी कुल देवी हुआ करती थी। देवी नामागिरी तैयार उनकी माँ से कहती है कि दूसरे देश जाना और मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी खोज करना ही रामानुजन के जीवन का मकसद है और वो रामानुजन को ऐसा करने से ना रोके। वैसे आपको बता दूं कि रामानुजन की सक्सेस में देवी नामागिरी तैयार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखो, इधर रामानुजन को अपनी फैमिली की ओर से ग्रीन फ्लैग मिल जाता है, तो दूसरी ओर हार्डी ये एश्योरेंस देते हैं कि इंग्लैंड आकर रामानुजन को कोई भी कन्वर्जन नहीं झेलना होगा, यानी कि उन्हें वेजिटेरियन फूड और अपना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बनाए रखने के लिए हर सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी। जिसके बाद 17 मार्च साल 1914 को रामानुजन SS नेवेसा नाम शिप में बैठकर मद्रास से लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। करीब एक महीने के सफर के बाद 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन लंदन पहुंचते हैं, जहां नेविल अपने कार के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। नेविल रामानुजन को कैम्ब्रिज ले आते हैं, जहां उनकी मुलाकात अपने मेंटोर हार्डी से होती है। पर कैम्ब्रिज पहुंचकर रामानुजन की मुश्किलों का अंत नहीं हुआ था। अब क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी, इसलिए रामानुजन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के तौर तरीके बाकी मैथमेटिशियन से काफी अलग थे। साथ ही साथ एक और मुश्किल रामानुजन का इंतजार कर रही थी। रामानुजन के कैम्ब्रिज पहुंचने के सिर्फ 3 महीने बाद यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है, जिसका ब्रिटेन पर जबरदस्त असर होने वाला था। कैम्ब्रिज के हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को जंग में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और पूरी यूनिवर्सिटी को वॉर हॉस्पिटल बना दिया जाता है। इस दौरान सिचुएशन ऐसी भी बनती है कि यूनिवर्सिटी के राशन पर लिमिट लगा दी जाती है और रामानुजन के लिए कई ऐसे भी दिन गुजरते हैं जब उन्हें पर्याप्त वेजिटेरियन डाइट मिल ही नहीं पाती, जिस कारण उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। पर देखो, यहाँ अच्छी बात यह थी कि वॉर के कारण रामानुजन और हार्डी की रिसर्च पर कोई खासा असर नहीं पड़ा था। ये दोनों मैथमेटिक्स की फील्ड में एक से बढ़कर एक नए नए आयाम हासिल कर रहे थे। अगले 5 सालों तक इन दोनों ने मैथमेटिकल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन और नंबर थियरी में कई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। जब रामानुजन नए नए कैम्ब्रिज में आए थे, तब बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स थे ना जो उनकी प्रतिभा पर सवाल खड़ा करते थे। पर 5 साल के इस समय में रामानुजन ने सभी को अपना फैन बना दिया था और दुनिया के सामने खुद को एक जीनियस प्रूव कर दिया था। 6 दिसंबर 1917 के दिन रामानुजन को लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में शामिल किया गया। 2 मई 1918 को वो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाले दूसरे इंडियन बन गए। इसके पहले ये सम्मान साल 1841 में अर्डासिर कुर्सेत जी को मिला था, जो भारत के एक फेमस शिप बिल्डर और इंजीनियर थे। पर रामानुजन यही नहीं रुके। 13 अक्टूबर 1918 को रामानुजन फेलो ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में शामिल होने वाले पहले इंडियन बन गए। लेकिन तमाम अचीवमेंट्स के बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1917 और 1918 में रामानुजन ने लंदन अंडरग्राउंड स्टेशन की पटरियों पर कूदकर, जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में अपनी पहचान बना चुके रामानुजन अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे और इसका रीजन था कांस्टेंट इलनेस। रामानुजन ने अपनी पूरी लाइफ ही किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस किया था और अब इंग्लैंड में रहते हुए उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था। उन्हें सीवियर विटामिन डेफिशिएंसी थी और वो सभी से दूर एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में रहने के लिए मजबूर थे। सीवियर इलनेस के बीच रामानुजन साल 1919 में अपने देश वापस लौट जाते हैं, ये सोचकर कि शायद वहां उनकी तबीयत बेहतर होगी। लेकिन अफसोस, करीब 1 साल बाद 26 अप्रैल 1920 को 32 साल की उम्र में रामानुजन की मौत हो जाती है। साल 1994 में जब रामानुजन के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से खंगाला गया, तब डॉक्टर DAB यंग को उनकी मौत का एक नया रीजन मिला। डॉक्टर यंग का मानना था कि रामानुजन की मौत ट्यूबरक्यूलोसिस से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें एमोबिक डाइसेंटरी नाम की बीमारी थी, जो उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी में काफी फैली हुई थी। ये एमोबिक डाइसेंटरी लंबे समय तक डोरमेंट रह सकती थी और सालों बाद अपना असर दिखा सकती थी। यानी जब रामानुजन मद्रास में रहते थे ना, तब उन्हें यह बीमारी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड जाने के कुछ सालों बाद असर दिखाना शुरू कर दिया।
और क्योंकि उस समय के डॉक्टर्स को एमोविक डाइसेनेटरी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो इसे ट्यूबरक्लोसिस समझकर ट्रीटमेंट करते रहे और रामानुजन की ये बीमारी डेडली साबित हो गई। रामानुजन की वाइफ जानकी अम्मल ने बताया था कि अपने आखिरी दिनों में सीवियर पेन का सामना करते हुए भी रामानुजन अपनी रिसर्च में लगातार लगे हुए थे। रामानुजन ने अपनी पूरी जिंदगी मैथमेटिक्स को डेडिकेट कर दी थी और उन्होंने अपना सारा रिसर्च वर्क 4 बड़ी नोटबुक्स में कंपाइल किया हुआ था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी ना कि रामानुजन इनमें सिर्फ थ्योरम्स और इक्वेशंस लिख रहे थे, उनका एक्सप्लेनेशन क्या था और वो किस टॉपिक से रिलेटेड था इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। अब इसका मतलब ये नहीं था कि रामानुजन के थ्योरम्स गलत थे या वो हमारे लिए यूजफुल नहीं थे, बल्कि ये एक पहेली है जिसे हमें सुलझाना होगा और फॉर्चुनेटली इसे सुलझाने की कोशिश भी जारी है। हाल ही के सालों में दुनिया के कई मैथमेटिशियंस ने रामानुजन के थ्योरम्स के प्रूफ खोजने की कोशिश की है और 4000 से भी ज्यादा थ्योरम्स को प्रूफ भी किया जा चुका है और वैज्ञानिक इस बात से हैरान रह गए हैं कि कागज पर बिना सर पैर के लिखी वो थ्योरम्स अपने आप में कई बड़े राज छिपाए हुए हैं। इनमें से कई राज तो ऐसे हैं जो यूनिवर्स की उन थ्योरीज को बताते हैं जिन्हें खोजने में हमें 100 साल लग गए और क्या पता कईयों को तो हम खोज भी नहीं पाए हैं। रामानुजन का ऐसा ही एक कारनामा है मॉक थीटा फंक्शन, जो जानते हैं उन्होंने कब दिया था। मॉक थीटा फंक्शन के बारे में रामानुजन ने उस समय पर एक लेटर लिखा था जब वो अपनी मौत के बेहद करीब थे। अब ये आखिर क्या होता है ये समझाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी रामानुजन के वर्क को डिकोड नहीं कर पाए हैं। बस समझ लो कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के एमोरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केन ओनो ने एक 90 साल पुरानी मिस्टीरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। दोस्तों वो यही मॉक थीटा फंक्शन की पहेली थी, जिसे कुछ हद तक सॉल्व करके केन ओनो ने दावा किया है कि ये ब्लैक होल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। अब जरा सोच कर देखो, जिस ब्लैक होल को अपना नाम ही साल 1963 में मिला था, जिसे यूनिवर्स में पहली बार साल 1971 में खोजा गया और जिसकी पहली इमेज साल 2019 में ली जा सकी, उसे रामानुजन ने साल 1920 में ही इमेजिन कर लिया था। वो भी उस समय जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, सीवियर पेन में थे और मद्रास प्रेसिडेंसी के एक बिस्तर पर अकेले पड़े हुए थे। कोई नहीं जानता कि रामानुजन की नोटबुक्स में अभी और कौन कौन से राज छिपे हुए हैं और आने वाले फ्यूचर में हम इंसान कौन कौन से डिस्कवरीज करने वाले हैं, जिसके हिंट्स रामानुजन सालों पहले ही हमारे लिए छोड़ गए थे। फेमस साइंटिस्ट फ्रीमैन डायसन से जब रामानुजन के बारे में सवाल किया गया, तब उन्होंने रामानुजन को एक यूनिक जीनियस कहा, जिनके पास कोई ऐसी मैजिक ट्रिक थी जिसको कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता था। अब देखो, मैजिक ट्रिक के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उनकी कुल देवी नामागिरी तैयर जी की विशेष कृपा थी। रामानुजन कहते थे कि मेरे लिए उस मैथमेटिकल इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हो। इंग्लिश में बोलूं तो एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। रामानुजन कहते थे कि मैथमेटिक्स का ये असीम ज्ञान उन्हें देवी नामागिरी तैयर जी से ही मिला था। अब रामानुजन ने यह भी बताया था कि कुछ सपनों में उन्हें खून की बूंदें भी टपकती हुई नजर आती थी, जो कि उनके कुल देवता नरसिम्हा का प्रतीक माना जाता है। रामानुजन बताते थे कि जब वो सोते हैं तब उनके साथ काफी अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं। उनके सामने एक रेड स्क्रीन होती है जो बहते हुए खून की तरह नजर आती है। अब जैसे ही मैं उसे देख रहा होता हूं ना, तो एक हाथ आता है और उस रेड स्क्रीन पर लिखना शुरू कर देता है। वो हाथ कई सारे इलिप्टिकल इंटीग्रल्स लिखता है जो मुझे अपने आप याद हो जाता है और जैसे ही मैं जागता हूं मैं उन्हें लिख लेता हूं। यही वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते थे जो रामानुजन अपनी नोटबुक में लिखते थे और बाद में उन्हें प्रूफ करके वेरीफाई किया करते थे। इसके अलावा रामानुजन ने अपनी पूरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी और एक गरीब लड़का दुनिया के महानतम मैथमेटिशियंस के साथ बैठ पाया। इस सब का क्रेडिट भी वो देवी नामागिरी जी को ही देते हैं। हालांकि देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रामानुजन के अंदर कोई टैलेंट ही नहीं था। वो बेशक ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, जिसका सबूत हमें रामानुजन और हार्डी के एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से भी मिलता है। दरअसल एक बार जब रामानुजन बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तब हार्डी अपनी फैमिली के साथ उनसे मिलने आते हैं। हार्डी जिस टैक्सी में बैठकर वहां पर पहुंचते थे, उसका नंबर था 1729। हार्डी रामानुजन से कहते हैं कि 1729 एक नॉन इंटरेस्टिंग नंबर है, यानी कि इस नंबर में कुछ भी खास नहीं है। तभी रामानुजन कहते हैं कि ये बहुत खास नंबर है, क्योंकि ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के सम के तौर
पर दो अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब अगर हम 1 और 12 का क्यूब करेंगे और इनके आंसर को ऐड करेंगे तो हमें 1729 मिलता है। वहीं 9 और 10 के क्यूब को ऐड करेंगे तो अभी भी आंसर 1729 ही आता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि मैथमेटिक्स में रामानुजन का दिमाग किस लेवल की इंटेलिजेंस रखता था। तभी तो जब एक बार हार्डी से पूछा जाता है कि वो अपने ग्रुप के मैथमेटिशियंस को 100 में से क्या रेट करेंगे तो वो खुद को 25 रेट करते हैं और उन्होंने जेई लिटिलवुड को 30 और डेविड हिल्बर्ट को 80 रेट किया। पर जब बारी रामानुजन की आई ना तो उन्होंने पूरे 100 रेटिंग दे दी। अब आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी कितनी नॉलेज बढ़ाई है और रामानुजन की इस एपिक स्टोरी को आप तक पहुंचाने के लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे। कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर कमेंट करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें भी भारत के इस महान मैथमेटिशियन की स्टोरी को जरूर बताना ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि जिस मैथमेटिक्स से आप दूर भागते हो ना वो मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और एक इंसान था जिसके सामने उस मैथमेटिक्स को भी झुकना पड़ा। दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है कि आखिर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के बीच में अपना सर डाल देने से क्या होता है। एक इंसान था जिसने गलती से ये कर दिया था पर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये जान करना आप लिटरली चौंक जाओगे। इस पूरी स्टोरी को सुनने के लिए इस वीडियो को टैप करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।